बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी किताब का दूसरा यूनिट वाटर पोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की बात करने से पहले लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट वाटर। You know that अर्थ सरफेस जो है, जो ज़मीन है, इसका 3/4 that means about 70% of the Earth's surface is covered by water. अगरचे पानी की इतनी बहुतायत है, इतना ज़्यादा पानी ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पीने के लिए जो इस्तेमाल में इंसान ला सकता है, that is less than 1%. Because you know that most of the water, as we have discussed in the 11th class, when we discussed hydrological cycle, we saw that most of this water is present in oceans and seas. पानी सबसे ज़्यादा इसकी मकदार जो है, जो सबसे बड़े इकोसिस्टम्स हैं ओशंस और सीज के, उनमें पाया जाता है, और बाकी जो है about 2 to 3% that is either locked up in the ice caps and glaciers, या वो ग्राउंड वाटर की सूरत में है, जो फ्रेश वाटर है, या वो लोटिक सिस्टम्स हों या लेंटिक सिस्टम्स हों। जो हम लास्ट ईयर पढ़े थे, लोटिक का मतलब होता है जो फ्लोइंग वाटर होता है, नदी का पानी, दरिया का पानी, और लेंटिक सिस्टम्स होते हैं ऐसा पानी, ऐसे सिस्टम्स जिनमें पानी ठहरा हुआ होता है, जैसे तालाब है, एक छोटा सा पॉन्ड, या जैसे झील है, लेक। इन सिस्टम्स को बोलते हैं लेंटिक सिस्टम्स। अब ये झीलों का पानी, तालाबों का पानी, नदियों का पानी, और ज़मीन के अंदर जो एक्वीफर्स हैं, जो ग्राउंड वाटर है, दिस इज ऑल फ्रेश वाटर, and this is about 2 to 3% only, and less, that is 97% water is present in oceans. You know that water is a vital natural resource जो जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए, इस इकोसिस्टम में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, चाहे वो ड्रिंकिंग की सूरत में हो, या डोमेस्टिक यूज़ की सूरत में, या इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल हो, या पावर जनरेशन में, या एग्रीकल्चर में, या ट्रांसपोर्टेशन में, या वेस्ट डिस्पोजल में। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। And you know that the hydrological cycle जो है, it begins with the condensation of atmospheric water, और उसकी precipitation as rain or snow, जो ultimately ज़मीन पर गिरता है, then it flows back through surface sources such as lakes, streams, rivers, ponds,
and ultimately the runoff goes back to the oceans. Now, how can we define water pollution? अब हम पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने पहले यूनिट में एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखी थी कि अगर हम या अगर वाटर में ऐसी कोई चीज ऐड हो जाए जिससे ये कंटामिनेट हो जाए, you can say if some foreign substances or impurities are added to the water in such a quantity, I'll rub it first. अगर इस वाटर में जो प्योर है, खासकर अगर हम रेन वाटर की बात करेंगे, जब ये ज़मीन पे गिरता है, फिर हमारे लेक्स में है, हमारे पॉन्ड्स में है, हमारे स्ट्रीम्स में है, अगर इस पानी में ऐसी इम्प्यूरिटीज ऐड हो जाएं, ऐसे कंटेमिनेंट्स ऐड हो जाएं, ऐसी फॉरेन सब्सटेंसेस ऐड हो जाएं, इस क्वांटिटी में दो चीज़ें हैं। एक है क्वांटिटी, नंबर कितना ऐड हो जाएगा, दूसरा है क्वालिटी, ये किस किस्म का पोल्यूटेंट है, ये किस किस्म का कंटेमिनेंट है, ये किस किस्म की इम्प्यूरिटी इसमें ऐड हो गई है। इफ सच इम्प्यूरिटीज आर एडेड इन सच अ क्वांटिटी कि ये वाटर जो है ये यूजेबल नहीं रहेगा, चाहे पीने के लिए, चाहे एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए, या किसी और ऐसे इस्तेमाल के लिए ये इसके काबिल न रहे, तो वी कैन से दैट द वाटर इज पोल्यूटेड और द वाटर इज कंटेमिनेटेड। या हम दूसरे अंदाज में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट लाइक दिस, दैट unless water is 100% H2O, अगर वाटर 100% H2O नहीं है, तो that means it's at least to some extent polluted. But जो हमारी डेफिनेशन है, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में डेफिनेशन लाई जाती है, उसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आई कैन से वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे इसका टेम्परेचर, पानी का कलर, पानी का ओडर, इसकी बू, या पानी सख्त है या नरम है, जिसको साइंस में टर्बिडिटी बोलते हैं। या अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पानी के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो देयर वी से केमिकल प्रॉपर्टीज में वहां हम खासकर बात करते हैं पीएच की, या वी से टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की, टीडीएस जिसको बोलते हैं, या सैलिनिटी की, या एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, हमें शायद मत पढ़ना हो आगे, वो बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी। या इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, रेडियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पानी की, या इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं या कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के वाटर पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया जाता है, और इस अंदाज से बहुत सारी डेफिनेशंस हम लिख सकते हैं। वी कैन से ये वाटर पोल्यूशन जो है, इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद सबस्टेंसेस जिनका कैरेक्टर, जिनकी क्वांटिटी
इस पानी को इस्तेमाल के काबिल नहीं रखती हैं, वी कैन से इस पानी में ऐसी एडवर्स चेंजेस हो जाएंगी इसके कंपोजिशन में, इसकी कंडीशन में, कि इट इज़ अनसूटेबल फॉर यूज ऑफ ह्यूमंस, जिसके लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए था उस काबिल नहीं है, then we say that water is polluted. इसके बगैर भी आप बहुत सारी डेफिनेशंस बहुत सारी बुक्स में देख सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, if we talk about the pollutants, the types of pollutants जो पानी में हो सकते हैं, look here, यहाँ हमने लिखा है there are two types of pollutants. One is organic pollutant, another is inorganic pollutant. इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में आते हैं मिनरल एसिड्स, अल्कलीज या मेटल्स, और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में पर्टिकुलरली आते हैं डिकेइंग प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल रिमेन्स, कुछ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या पेस्टिसाइड्स। या इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं, जो हमारी बुक्स में लिखा गया है, माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स भी होते हैं या माइक्रोबियल पोल्यूटेंट्स, माइक्रोबायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। इसमें कितने बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ है, इसमें अलगल ग्रोथ मत है, या रेडियोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। इसमें कोई रेडियो आइसोटोप तो नहीं है, यूरेनियम तो नहीं है, रेडियम तो नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी जो है ये मकसूफ हो सकता है, ये पलूट हो सकता है। तो अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन में we usually say that the sources which can pollute the water, they can be आम तौर पर जो घरों में पानी होता है, पानी का जो इखराज होता है, घरों में जो पानी इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल शुदा पानी होता है, जो यूज्ड वाटर होता है, जिसको डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हम बोलते हैं या जिसको सीवेज वेस्ट बोलते हैं, वो ऐसा वेस्ट जो अल्टीमेटली चला जाता है हमारी वाटर बॉडीज में, that we can include in domestic sewage या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। इससे भी हमारा पानी जो है वो मकसूफ हो सकता है। या नंबर सेकंड, इंडस्ट्रियल एफिलुएंट्स, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल एफिलुएंट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में सिंपली लिखूंगा, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं, they also ultimately get their way into the water bodies। या एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज जो हैं, हम जब एग्रीकल्चर या हम अपने फील्ड्स में, अपने बागात में इस्तेमाल करते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, और अल्टीमेटली दे फाइंड देयर वे इनटू द वाटर बॉडी। एग्रीकल्चरल वेस्ट जो हैं, एग्रीकल्चर में जो हम एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज जो होता है, खासकर इसमें जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हम आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो बहुत हार्मफुल हैं, जैसे DDT है या बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। They can also adversely affect the quality of water and can pollute it। या इसी तरह से
जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसमें गर्म पानी जो इस्तेमाल किया जाता है इन थर्मल पावर प्लांट्स में, जो गर्म होता है, जो हीट अप होता है, और इस हॉट वाटर को फिर डिस्चार्ज किया जाता है अगेन बैक टू द वाटर बॉडी, जहाँ से इसको लाया जाता है वहीं इसको गर्म करके वापस डाला जाता है, जहाँ इसके बहुत ज़्यादा डिलीटीरियस और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इस एक्वाटिक लाइफ पर हो सकते हैं। Besides that, we can also say that जैसे हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ा था, पॉइंट सोर्स क्या होता है, नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है, these we can discuss in detail inshallah in next lecture.